अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। वो एक बूढ़ी औरत थी और किसी फैक्ट्री में काम करती थी। इन दिनों हड़तालों के बाइस आए दिन फैक्ट्री बंद हो जाती। इस बूढ़ी का जरिया रोजगार तो ये गारमेंट फैक्ट्री थी, जहां वो कपड़े पर बने फूलों और मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम्स के कड़ाई शुदा हुरूफ पर से फालतू धागे काट कर अपना रिस्क कमा रही थी। इस बूढ़ी का नाम अफरोज था और वो सिंध के किसी अंदरून इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। इसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। 2 ब्याही जा चुकी थीं, छोटी बेटी अभी गैर शादीशुदा थी। बेटा भी 18 बरस का था, गैर शादीशुदा था। ये दोनों उसके साथ रहते थे। एक रोज मेरे घर आई। हमारा गेट खुला हुआ था, वो बेधड़क अंदर चली आई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। इसको यूं बेधड़क और एतमाद से घर के अंदर दाखिल होते देखकर हैरत हुई और पूछा, तुम कौन हो और बगैर इजाजत आ गई हो? आप घबराइए नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, अच्छे खानदान की हूं, मैट्रिक पास हूं लेकिन जरूरतमंद हूं, काम ढूंढ रही हूं, इसलिए आपका दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गई। यहां कराची में सब अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं, हत्ता कि अक्सर घरों के बाहर तो चौकीदार होते हैं, लेकिन अब का दरवाजा खुला था। मैंने समझा कि अब शायद बेखौफ लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, या फिर गांव से ताल्लुक है। हमारी तरफ भी कोई अपने घर का दरवाजा बंद नहीं रखता। दिन रात मकानों के दरवाजे खिले होते हैं। तो अपनायत का एक एहसास अब के मकान से मिला और मैं अंदर आ गई। पूछती भी किससे इजाजत लेती? यहां कोई चौकीदार तो था नहीं। इसकी गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाज बयान देखकर मैं हैरान रह गई। किस कदर बेबाक थी, जैसा कि कोई साद होता है। साद इसको कहते हैं जो बेखौफ इस वजह से हो कि इसने कभी चोरी न की हो। ये औरत सच कह रही थी, साद ही थी, तभी मैंने उसे अंदर आने दिया। इसके अंदाज से, हुलिये, साफ सुथरे लिबास से दिल चाहा कि इसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। सो मैंने किचन में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अम्मा, इधर बैठ जाओ और आराम से बात करो। कहां से आई हो, कहां रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम हसन अफरोज है। इस जात से ताल्लुक रखती हूं जो दीनी और दुनियावी लिहाज से आला मानी जाती है, लेकिन नसीब की मारी हूं कि नसीब जात पात से बालातर है। पहले जमींदारी थी, गिरचा थोड़ी जमीन थी, मगर इज्जत से रोजी का जरिया थी। फिर किसी मजबूरी की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। इसमें बना हुआ घर भी साथ गिरवी रखा गया। हम दर बदर हो गए। शौहर को उनके रिश्तेदार साथ ले गए। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची आ गई ताकि यहाँ हम मिलकर कुछ कमा लें और गिरवी की रकम इकट्ठी करके अपने घर और जमीन को छड़ा ले। अम्मा, कितनी रकम तुमने दीनी है? ना पूछो बेटी, लाखों में है। मेरे शौहर के दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और मेरे शौहर को भी मकतूल के वर्सा ने FIR में मुलव्वस कर दिया। इस झूठे मुकदमे से जान छुड़ाने को हमने अपनी जमीन और मकान गिरवी रखकर पैसा भरा है। मेरे खावंद की गर्दन तो मुकदमे से छूट गए, लेकिन हमारे खानदान का शिराजा टूट गया और हम दर बदर हो गए। अब कहाँ रहती हो? आपके बंगले के पीछे जो कच्ची आबादी है, वहां एक किराया का मकान लिया है। 1 कमरा और सहन है। बिजली कुंडे की है, सिर्फ 200 रुपया माहाना मालिक मकान को अदा करना पड़ता है। किराया 8,000 रुपए माहाना है। कच्ची बस्ती में 8,000 रुपए माहाना। मैंने हैरत से सवाल किया, हाँ बीबी, इस गोठ में इतना ही किराया चल रहा है? पहले 3,000 था, फिर 4 हुआ, अब बात 8 तक जा पहुंची है। इतना किराया हर माह कैसे अदा करती हो अम्मा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हमारे लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को शरीक नहीं करते, वरना इस गोठ में जनूबी पंजाब खुसूसन रहीम यार खान के देहातों और बस्तियों से बहुत लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, तो वो कई कुंबे एक मकान में मिलकर रहते हैं और किराया आपस में तकसीम कर लेते हैं। घर के मर्द औरत बच्चे भी मेहनत करते हैं। औरतें कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। बच्चे बच्चियां भी बंगलों में खिदमतगार होकर काफी कमा लेते हैं। एक बच्ची जो उम्र में 8 से 12 बरस की हो, अगर किसी बेगम के पास सुबह से रात तक रहे तो खाने कपड़े के अलावा बेगम इसको 5,000 तनख्वाह देती है। मर्द सब्जी फ्रूट की रेड़ियां लगाते हैं या रिक्शा चिल्लाते हैं, तो उनकी फीकस आमदनी एक खानदान के लिए अच्छी भली हो जाती है। एक कुंबा मिलकर 20,000 माहाना कमा लेता है। इस पैसे से अपने गांव जाकर घर बनवाते हैं या माल मवेशी खरीदते हैं। और तुम लोग कितना कमा लेते हो? बीबी, हम झाड़ू पवंचे का काम नहीं करते। मेरी बेटी मैट्रिक पास है, वो एक टीचर के पास मुलाजमत करती है। सुबह से शाम तक इसके बच्चे को संभालती है।
10,000 रुपए मिलते हैं और मैं फैक्ट्री से माल घर लाकर सारा दिन धागे तोड़ती हूँ। शाम को माल वापस करती हूँ तो दिन भर की मजदूरी 400 के लगभग बना लेती हूँ। लेकिन आजकल हालात दुरुस्त नहीं, फैक्ट्री अक्सर बंद हो जाती है तो काम रुक जाता है और आमदनी भी नहीं मिलती। तब ही सोचा किसी बंगले पर कोई हल्का फुल्का काम कर लूं, अच्छे लोग होंगे, मैं दियानतदारी से करूंगी तो वो भी कदर करेंगे। और बेटा वो क्या करता है? इस पर अफरोज कुछ झींप सी गई और ठंडी सांस भरकर बोली, वो मैट्रिक पास है मगर अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है, रात को चला जाता है अपने दोस्तों के पास, आधी रात को आ जाता है, लेकिन अपना खर्चा वो मुझसे नहीं लेता, लेकिन कमाकर हमको देता भी नहीं है। लोग कहते हैं कि जवान बेटों का बड़ा आसरा होता है, लेकिन बेटी क्या कहूं, बस दुआ करे खुदा उसे भी राह हिदायत दे। मुझे अम्मा की बात समझ ना आ सकी। बहरहाल अम्मा अफरोज ने बताया कि इसने कदरे बेहतर मकान लिया है जिसमें बिजली, पानी, गैस भी है, लेकिन किराया 10,000 है। बेटी की तनख्वाह सारी किराए में चली जाती है और उसकी अपनी कमाई से घर चलता है। इसको दोपहर का खाना और चाय फैक्ट्री से मिल जाती है और बेटी को उसकी मालिकन से 2 वक्त का खाना मिलता है। बेटा भी अपना खाना पीना खुद कर लेता है। ये बचत इसलिए करती हूँ कि अपनी सारी आमदनी उन लोगों को भिजवा देती हूँ जिनको गिरवी का पैसा भरना है। वो अच्छे लोग हैं, किस्तों में ले रहे हैं, तंग नहीं करते। जब पैसा हम पूरा भर देंगे वो जमीन और घर हमारे हवाले कर देंगे। ये उनका वादा है और हम गांव के लोग वादे का एतबार करते हैं। बीबी, मुझे अफरोज की बातें सुनकर दुख हुआ कि बेचारी कितनी मजबूर है, इस उम्र में कमा कमा कर कर्जा उतार रही है, हालांकि ये उम्र तो बैठकर खाने और आराम करने की है। तुम्हारा शौहर कुछ नहीं करता, वो मुझसे उम्र में 15 बरस बड़ा है, वो तो काफी ज़ईफ और बीमार है। गांव में अपने कजिन के पास रहता है। शादीशुदा बेटियां सुखी हैं मगर दामादों के घर रहना पसंद नहीं करता, कमाने के काबिल नहीं है। मेरे घर के पिछवाड़े एक कमरे का क्वार्टर खाली पड़ा था। ये सर्वेंट क्वार्टर हमने बनवाया इसलिए था कि किसी मुलाजिम को रिहाइश के लिए दे देंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अम्मा अफरोज मैं तुमको जानती तो नहीं, पहली मुलाकात है, मगर तुम्हारी बातों से मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम अच्छे खानदान से हो और जरूरतमंद हो। अगर चाहो तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ, रहाइश इख्तियार कर सकती हो। बदले में मेरे बर्तन धो दिया करना, बाकी कामों के लिए मासी काम वाली आती है, लेकिन आए रोज नखरे करती है तो बर्तनों का मसला बन जाता है। वो बहुत खुश हुई, बोली बीबी जरूर काम करूंगी और भी कोई काम होगा, मसलन सिलाई मशीन पर हल्की फुल्की सिलाई वगैरह सब कर दूंगी। मेरा किराया बच जाएगा तो हमारा कर्ज जल्द अदा हो जाएगा और हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। तो क्या कल से सामान ले आऊं? साहिब आ जाएं, शाम को बात कर लूं तो फिर सुबह सामान ले आना, क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा साथ है, लिहाजा उनसे इजाजत लेना जरूरी है। शाम को बेटे को भी ले आना, वो इसको देख लेंगे और मिल लेंगे तो बात बन जाएगी। अम्मा अफरोज की आंखें जगमगा उठी, तशक्कुर के आंसू थे। कहने लगी, जरूर, मैं शाम को शबीर को ले आऊंगी। वो मासूम सा लड़का है, देखने में 15-16 बरस का ही लगता है। मैंने बहुत प्यार से पाला है। आप मिलेंगी तो रहने से मना न करेंगी। वो आपके पौधों को पानी दे दिया करेगा, साहिब की गाड़ी धो देगा, आपके सौदे ला दिया करेगा। अच्छा अम्मा, ये तो बात की बात है, तुम शाम को आ जाना, साहिब शाम को ही आते हैं। अम्मा अफरोज चली गई और शाम को बेटे और बेटी के हमरा आ गई। इसकी बेटी की उम्र 20 के लगभग थी और बेटा तो वाकई 15 बरस का ही नजर आता था, जबकि अम्मा के बकौल 18 साल का था। ताहम खूबसूरत, नर्मो नाजुक लड़कियों जैसे हाथ पांव थे, खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, ऐसा खूबसूरत के देखो तो नजर भर कर देखा ना चाहे। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, खुदा उसकी उम्र दराज करे। ऐसा उम्दा लिबास के किसी नवाबजादे का फर्जंद मालूम होता था। गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले हीरे को मुफलिसी ने मिट्टी में मिला रखा था। मैंने कहा, अम्मा बेशक इस उम्र में भी भली लगती हो, बेटी भी प्यारी सूरत की मालिक है, लेकिन आपके बेटे का जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी सूरत खास तवज्जो से बनाई है, इसकी नजर उतारा करो। चंद मिनट वहीद ने शबीर से बातचीत की। वो बहुत मासूम था, जैसे दुनिया की हुआ भी ना लगी हो। उन्होंने मुझे कहा, इस फैमिली को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख लेते हैं, ये शरीफ लोग नजर आते हैं। जब मैं शहर से बाहर दफ्तरी काम से अक्सर दौरों पर होता हूं, तुम और बच्चे अकेले होते हैं। इन लोगों के रहने से तुमको भी अकेलापन महसूस ना होगा। उनकी इजाजत मिलते ही मैंने अफरोज अम्मा को कहा कि कल सामान ले आना।
बस एक बात का ख्याल रहे कि तुम्हारे मेहमान यहाँ आकर कयाम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 3 अफराद रह सकते हो। उसने कहा, बीबी कोई मेहमान नहीं आएगा। हम माँ बेटी भी सुबह को चले जाएंगे तो शाम को वापस आएंगे। अलबत्ता मेरा बेटा क्वार्टर में रहेगा और शाम को कंप्यूटर सेंटर चला जाएगा। वहां ये काम करता है और काम सीखता भी है। ये रात को 12-1 बजे तक आता है, इसलिए आपको गेट की एक चाबी हमको देनी पड़ेगी ताकि जब ये रात को देर से आए तो खुद गेट खोलकर अंदर आ जाए और आपको तकलीफ ना हो, वरना आपकी नींद खराब होगी। मैंने अल्लाह के भरोसे गेट की एक चाबी उन लोगों को दे दी ताकि अपनी मर्जी से आ जा सकें और हमको बार बार गेट खोलना ना पड़े। अम्मा अफरोज का मामूल था कि तहज्जुद के वक्त उठ जाती थी, तहज्जुद पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती और सुबह 7 बजे से पहले अपना नाश्ता और चाय बना लेती। नाश्ता अक्सर पापे और चाय पर मुश्तमिल होता था। बेटा सोया रहता, बेटी भी नमाज फजर के वक्त उठ जाती। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ती, फिर नहा धोकर कपड़े बदलती, नाश्ता करके दोनों माँ बेटियां घर से चली जाती। बेटी अपनी मुलाजमत पर और माँ गारमेंट फैक्ट्री। फिर शाम तक वापस आती। जाने से पहले अफरोज मेरे बर्तन धोकर जाती और रात को उसकी बेटी किचन में आकर बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ कर दिया करती। ये लोग इस कदर अमनो सुकून से रह रहे थे कि मुझे उनसे कोई शिकायत ना थी। मेरी मुलाजमा बदस्तूर आ रही थी। इतवार को वो अलबत्ता छठी करती, तब मुझे काम के लिए किसी मददगार की जरूरत पड़ती थी। ये माँ बेटी इतवार के दिन का थोड़ा सा वक्त मेरे किचन के काम को दे दिया करती थी। इन लोगों के आने से मुझे काफी सुकून मिला और शाम को शबीर नहा धोकर साफ कपड़े बदलता और अपनी ड्यूटी पर जाने से कब्ल मुझसे पूछता, बाजी कोई सौदा मंगवाना है? मैंने जो सौदा दूध और नाश्ते का सामान मंगवाना होता एक पर्चे पर पहले से लिख कर रख लिया करती और उसको पर्चा और रकम देती। मुझे ये बड़ी सहूलत हो गई थी कि पढ़ा लिखा लड़का था। सौदा सलफ समझदारी से लाता, कभी हिसाब किताब में कोई गलती न करता। इतवार के दिन पौधों को पानी लगाना और गाड़ी वगैरह धोने का काम भी कर देता था। गरज जो मुआहिदा किया उसकी पाबंदी उन्होंने की। अलबत्ता इस लड़के को मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। हाँ, वो फैशन का काफी दिलदादा था। महंगी खुशबू लगाता और बड़े एहतिमाम से तैयार होकर बाहर लगता तो कभी कभी मैं मजाक में कहती थी, शबीर तुम कितने खुश अखलाक और बातमीज बच्चे हो। तैयार भी ऐसे होकर बाहर जाते हो जैसे लड़कियां किसी शादी में तैयार होकर जाती है। तुम लड़के से ज्यादा लड़की लगते हो। जब वो हंस कर कहता, बाजी मैं लड़की ही जैसा तो हूं, देखो मेरे हाथ कैसे उजले हैं, मैं कोई सख्त काम कर भी तो नहीं सकता। लेकिन शबीर हो तो लड़के, अपनी माँ के इकलौते बेटे, इसके बुढ़ापे का सहारा हो तो बेटा कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो, कम अज कम कुछ न कुछ तो माँ के हाथ पर रखो। वो बूढ़ी है, इसकी उम्र अब कमाने की नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत करती है, तुमको अपनी माँ के बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता। इसको आराम की जरूरत है। वो इस नसीहत को भी हंसकर टाल देता, बाजी ये सब अम्मा का अपना किया है, क्यों घर बार गिरवी रखा, क्यों इतना कर्जा लिया, हमको भी दर बदर किया। गांव में तो हमारी इज्जत थी और यहाँ उनकी गलतियों की वजह से मैं और मेरी बहन दूसरे के दर पर पड़े हैं। अब ये कर्जा भी खुद उतारेंगी। वैसे भी मैं कोई सख्त काम नहीं कर सकता, मैट्रिक पास जरूर हूं। सारा दिन के काम के कितने मिल जाएंगे, 10-12 हजार, और मैं लड़कों को कंप्यूटर सिखाकर इससे ज्यादा कमा लेता हूं। मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। अपने लिए हर माह अच्छे अच्छे कपड़े लेता हूं। मुझे नित नए फैशन के लिबास का शौक है। बेशक माँ को कुछ नहीं देता, मगर मैं अपनी अम्मा और बहन के ऊपर बोझ भी नहीं हूं। शबीर की अपनी मंतिक थी, वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता था। ब्रेडेड लिबास और जूते, नित नए महंगे मोबाइल फोन और आला क्वालिटी के परफ्यूम, इसके शौक अमीरजादों जैसे थे। फिर भला वो किसी दुकान या होटल पर सेल्समैन कैसे ठहर सकता था? बाहर लोग इसको किसी अमीर आदमी का फर्जंद समझते थे। इसके दोस्त भी अमीरजादे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते, ताहम उसकी अच्छी आदत और अच्छे अखलाक की वजह से हमको इससे कोई शिकायत ना थी। अपनी वालिदा और बहन से भी इज्जत से बात करता और मुझसे तो बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम से पेश आता था। मैं जो काम कहती कभी इनकार ना करता, फौरन कर देता। एक रोज बातों बातों में उसने कहा, बाजी अगर आप लोगों की किसी टीवी प्रोड्यूसर से वाकिफियत हो तो मुझे टीवी ड्रामे में काम दिलवा दें। मुझे टीवी ड्रामे में अदाकारी का बहुत शौक है। इतना खूबसूरत है कि इसको अगर किसी प्रोड्यूसर से मिला दे, शायद इसकी किस्मत रोशन हो जाए। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त हमारे घर आई। वो टीवी प्रोड्यूसर थी।
मैंने इससे इस लड़के का तज़किरा किया। कहने लगी मेरे पास भेजना, देखूंगी, अगर उसे चांस मिल गया तो ताउन करूंगी। अभी मेरे बेटे की शादी है, मैं छठी पर हूं, कुछ दिनों बाद भिजवाना। शबीर को भी बताया कि किसी से बात की है। वो बहुत खुश हुआ, रोज पूछता बाजी कब भेजेंगी टीवी वालों के पास। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरा मार्केट जाना हुआ, कुछ फौरी खरीदारी करनी थी। मगरिब का वक्त हुआ तो मुझे फुर्सत मिली और मैं नमाज के बाद बेटे के हमरा मार्केट चली गई। गाड़ी एक जगह रोक कर उतरी। एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी हस्ती सामने आ गई, जिसने चमकदार सितारों वाला जोड़ा पहना हुआ था और जेवर भी, सर पर दोपट्टा भी गोटे किनारे वाला। चेहरा मेकअप से ऐसा खूबसूरत के सिंगार ने चार चांद लगा दिए और झील जैसी आंखें गहरी सिया चमकते तारों की मानिंद। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नजर डाली। अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरत दोशीजा नौखेज खुशबू में बसी। मगर क्या ये तीसरी जिन्स हो सकती है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो ये कुदरत का बहुत बड़ा सितम है। अभी मैं हैरतों के समंदर में गुम थी कि एक सफेद नाजुक सा चूड़ियों भरा हाथ मेरे सामने फैल गया और मानूस सी आवाज मेरे कानों से टकराई। बाजी, अपने बच्चों का सदका, अल्लाह आपको खुश रखे। उसके मकनातीसी हसन से मुतासिर होकर बेइख्तियार हाथ पर्स में चला गया। मैंने 50 का नोट निकाला। तभी अगले लम्हे एक झटका सालगा जैसे मुझे कुछ याद आ गया। ये तो शबीर है। नहीं, शायद इसकी सूरत जैसी कोई सूरत हो, मगर आंखें वही थीं। फिर आवाज दसियों बार की सुनी हुई, समात में समाई हुई। मैंने चौंक कर उसे देखा, इसका हाथ अभी तक मेरे सामने फैला हुआ था। शबीर, क्या ये तुम हो? नहीं, मेरी आंखें धोखा खा गई हैं। लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? अभी मैंने इसे फैले हुए हाथ की तरफ 50 का नोट बढ़ाया ही था कि एक और गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक नौजवान ने 1000 रुपए का नोट उसकी हथेली पर रख दिया और अपने बराबर वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कार का दरवाजा खोला। वो खूबसूरत दोशीजा का रूप धारे हुआ लड़का इस कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गया और मैं आंखें मलती रह गई। ये मैंने क्या ख्वाब देखा था या हकीकत थी? इतने में मेरा बेटा खरीदारी करके आ गया और कार में बैठ गया। अम्मी, जो आपने लिख कर दिया सब सौदा ले लिया है। याद कर लें, अभी कुछ और तो नहीं लेना, बस अब घर चलते हैं। इस रोज में कार से बस उतरी ही थी कि दोबारा बैठ गई। मुझ में सकत ना थी कि कुछ अपनी मर्जी का खरीदने बाजार के अंदर जाऊं। घर आकर भी मैं गुमसिम थी। शबीर की माँ और बहन अपनी अपनी ड्यूटी देकर घर आ चुकी थीं और ईशा की नमाज के लिए वजू कर रही थी। लेकिन शबीर घर पर नहीं था। मैंने पूछा, अफरोज, शबीर कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? बीबी, वो अपने काम पर चला गया है। जाने से पहले आपको आवाज दी थी कि बाजी कोई सौदा मंगवाना है, लेकिन आप घर पर ना थी, इसे देर हो रही थी। ड्यूटी का वक्त हो गया था तभी चला गया। जी चाहा अम्मा को सब कह दूं, मगर मैंने जबान बंद कर ली। सोचा उस नेक औरत को अगरचे पता नहीं कि इसका बेटा किस किस्म की ड्यूटी देता है तो उसे बहुत सदमा होगा। बेटे को बताना जरूरी था। मैंने इसे सारा अहवाल बताया तो इसने कहा, उम्मी, इन लोगों से कि दें क्वार्टर खाली कर दें। तमाम मोहल्ला जानता है ये हमारे घर से निकलते हैं। कपड़े भी ठीक ठाक पहनकर बाहर जाते हैं। कल बेटे की सरगर्मियों से मोहल्लेदार आगाह होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हुलिये से मुलाजिम नहीं लगते। सब ही समझते होंगे कि हमने अपने रिश्तेदारों को रिहाइश दी हुई है। खुदारा अपनी नेक नामी का ख्याल करे। बहुत हो गई खुदा तरसी, बस कल ही उनको निकालिए। बेछत बेआसरा समझकर अपने घर की पनाह देकर फिर निकाल देने से मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि खुदा का खौफ आ रहा था, जबकि उनकी तरफ से हमको किसी तरह भी शिकायत का मौका ना मिला था, बल्कि उन्होंने कुछ आराम ही पहुंचाया था। यूं भी सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा रहता था। मैं कभी उनको ना निकालती। अल्लाह की खुशनुदी समझ कर नेकी के ख्याल से रहने देती। अगर मैंने शबीर को अपनी आंखों से मार्केट के इशारे पर तीसरी जिन्स का सामान भरे और हाथ फैलाकर भीख मांगते ना देखा होता, लेकिन ये भीख नहीं मांग रहा था। एक कीमती कार वाले का मानी खेज इशारा बेमानी ना था। अब आधी रात के बाद आने का मतलब मेरी समझ में आ चुका था। शक्ल से मासूम एक बेजरा लड़के को जो अपनी बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा था, न जाने कब और किसने इस राह पर लगा दिया था, जिस राह पर चलकर कौम लूट बंदर बन गई थी। खुदा ऐसे लोगों को राह हिदायत दे जो नौखेज लड़कों को ये समझाते हैं कि गरीब लड़कियों का हसन ही बिकाऊ नहीं होता। आज कराची और वतन अजीज के दीगर शहरों के हर चौराहे पर शाम होते ही ऐसे कई मर्द खुसरों का सवाम भरे भीख के लिए हाथ फैलाते नजर आते हैं।
तब मैं सोचती रह जाती हूँ कि हमारे वतन की इखलाकी अक़दार को क्या हो गया है, हम किस समत जा रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि हजारों हिजड़े एकदम कैसे बरसाती मेंढकों की तरह निकलकर सड़कों और चौराहों के चप्पे चप्पे पर नजर आने लगे। क्या हमारे मुल्क में हजारों की तादाद में हिजड़े पैदा हो रहे हैं? ये हुजूम की सूरत में मुल्क के हर शहर में फैलते चले जा रहे हैं, और क्या वाकई ये असल में तीसरी जिन्स है? नाजरीन, आपकी मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।